जरा सोचिए, एक ऐसा संगठन जो बस मुट्ठी भर लोगों से शुरू होता है और देखते ही देखते एक साम्राज्य को झुकाने वाली ताकत बन जाता है। जी हाँ, यही तो कहानी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो आज हम इसके 62 साल के इस कमाल के सफर को समझने वाले हैं। कैसे वो याचिकाओं से सत्ता तक पहुंचे, और ये सब हम देखेंगे उनके सबसे जरूरी अधिवेशनों के जरिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बॉम्बे में जो सिर्फ 72 लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने आखिर कैसे कैसे एक पूरे देश की आज़ादी का बीज बो दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये तो एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत, फिर कैसे संगठन ने अपनी आवाज पाई। इसके बाद देखेंगे संगठन के अंदर की वो बड़ी फूट। फिर आता है पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य, और आखिर में आजादी तक का वो आखिरी रास्ता। चलिए अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं साल 1885 में, जब भारत के पॉलिटिकल सीन पर एक नए संगठन का जन्म हो रहा था। नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए सीधे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तारीख थी 28 दिसंबर 1885, जगह बॉम्बे। और सबसे दिलचस्प बात, इसके फाउंडर एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, A.O. ह्यूम। पहले प्रेसिडेंट बने विमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है डेलीगेट्स की संख्या, सिर्फ 72। जरा सोच कर देखिए, वो आंदोलन जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की आवाज बनने वाला था, उसकी शुरुआत कितनी छोटी, कितनी मामूली थी। हाँ, पर एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। शुरुआत में ना, कांग्रेस का लक्ष्य आज़ादी था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद को ब्रिटिश सरकार और भारतीय लोगों के बीच एक ब्रिज की तरह देखते थे। उनका मकसद क्या था? पहला, भारतीयों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देना। दूसरा, देश के अलग अलग कोनों से लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना। और तीसरा, सरकार की नीतियों में सुधार की मांग करना। मतलब एक बहुत ही नरम और सुधारवादी शुरुआत थी ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस नए संगठन ने धीरे धीरे अपनी आवाज और अपनी पहचान बनानी शुरू की। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। कांग्रेस शुरू से ही ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो सबकी है। देखिए ना, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने, और उसके ठीक अगले साल 1888 में जॉर्ज यूल पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने। ये एक साफ संदेश था कि ये मंच सभी के लिए खुला है। फिर 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और 1906 आते आते स्वराज यानी सेल्फ रूल का लक्ष्य भी सबके सामने रख दिया गया। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। जैसे जैसे कांग्रेस का कद बढ़ रहा था, उसके अंदर की दरारें भी गहरी होती जा रही थीं। और फिर बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे आंदोलन को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये टकराव, ये 1907 के सूरत सेशन में एकदम खुलकर सामने आ गया। सोचिए, एक तरफ थे गोपाल कृष्ण गोखले के नरम दल वाले लोग, जो मानते थे कि पिटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से ही ब्रिटिश राज में सुधार आएगा। और दूसरी तरफ थे बाल गंगाधर तिलक के गरम दल वाले, जिनका सब्र अब खत्म हो रहा था। वो हड़ताल, बॉयकॉट और सीधी कार्रवाई चाहते थे। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कांग्रेस का 2 हिस्सों में बंट जाना। और इस बंटवारे ने आंदोलन को करीब करीब 10 साल के लिए कमजोर कर दिया। लेकिन इस बंटवारे और फिर बाद में हुए मिलाप के बाद कांग्रेस एक नए जोश के साथ वापस आई। और इस बार उसका लक्ष्य पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और एकदम साफ था। अब बात सिर्फ छोटे-मोटे सुधारों या सेल्फ रूल की नहीं रह गई थी। अच्छा, इस नए दौर में जाने से पहले एक बहुत ही हैरान करने वाली बात। महात्मा गांधी, वो इंसान जिसने आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल दी। अंदाजा लगाइए, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितनी बार बने? सिर्फ एक बार। जी हाँ, सिर्फ एक बार, 1924 के बेलगाम सेशन में। है ना कमाल की बात? और फिर आया 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर सेशन। यहाँ एक नए शब्द ने पूरे आंदोलन में जैसे बिजली दौड़ा दी। वो शब्द था पूर्ण स्वराज। अब इसका मतलब सिर्फ सेल्फ रूल नहीं था, इसका मतलब था ब्रिटिश राज से पूरी तरह से आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये सिर्फ एक कमरे में पास किया गया प्रस्ताव नहीं था। नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था। लक्ष्य अब पत्थर की लकीर बन चुका था। यहाँ से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। पूरा देश अब इसी एक मजबूत लक्ष्य के पीछे एक साथ खड़ा होने लगा था।
अब हम कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक दशक में आ गए हैं। ये 1947 तक का रास्ता था और ये रास्ता भरा हुआ था लीडरशिप के टकरावों से, बड़ी बड़ी चुनौतियों से और उन फैसलों से जिन्होंने इतिहास बना दिया। तो इस दौर के कुछ बहुत ज़रूरी पलों को देखते हैं। 1931 कराची। सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने गांधी-इरविन पैक्ट को मंजूरी दी। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोककर बातचीत का रास्ता चुना गया। फिर आया 1938, जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन गांधी जी के साथ उनके विचार मेल नहीं खाते थे, खासकर इस बात पर कि अंग्रेज़ों से कैसे निपटा जाए। ये टकराव 1939 के त्रिपुरी सेशन में इतना बढ़ गया कि दोबारा प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद भी बोस को इस्तीफा देना पड़ा। और फिर आखिरकार हम पहुंचते हैं 1946 में, जब जेबी कृपलानी ने आज़ादी से ठीक पहले के आखिरी सेशन की अध्यक्षता की। तो इस तरह 1885 में बॉम्बे के एक हॉल में 72 लोगों से शुरू हुआ वो सफ़र 1947 में अपनी मंजिल पर आ पहुंचा। कांग्रेस ने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि संविधान सभा को भी लीड किया, जिसने नए भारत की नींव रखी, और इस तरह वो नए देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बनकर उभरी। तो याचिकाओं से शुरू होकर सत्ता तक पहुंचने का ये सफ़र, इन सेशंस की कहानी आज हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि एक छोटा सा आइडिया भी, अगर उसके पीछे मजबूत इरादा हो, सबको साथ लेकर चलने की सोच हो और वक्त के साथ बदलने की हिम्मत हो, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता।